अभी हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जारी किया गया है 2023 के लिए, इस वर्ष के लिए। अब हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं क्लास 11th सब्जेक्ट है फिजिक्स। फुल मार्क्स से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलना है अगर सही होता है तो, और अगर गलत होगा तो कोई अंक कटेगा नहीं, कोई अंक मिलेगा भी नहीं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग को समझना है कि यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे वो एकदम समझते हुए करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूँ। और हम लोग इसी तरह से मॉडल सेट ये सबको भी सॉल्व करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला होगा फिजिक्स में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जे.सी. बोस, एच.जे. भाभा, M.N. साहा की सर सी.वी. रमन। तो याद रखना आपको, फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है भारतीय वैज्ञानिक को, तो वो थे सर सी.वी. रमन। सर सी.वी. रमन, जिनको प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन में आपका जो इसका जो ऑप्शन जो सही करेक्ट आंसर के लिए जो दिया हुआ है ऑप्शन वाला, उसमें आप देखिएगा तो एच.जे. भाभा को सही किया है, बी ऑप्शन बी को, लेकिन ये गलत है। तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो दिया है इसमें वो गलत है, क्योंकि भाभा को नामित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार मिला नहीं था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सर सी.वी. रमन। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? तो एमकेएस पद्धति भी सुनते हैं हम लोग, सीजीएस पद्धति सुनते हैं, ऐसा ही मात्रक ऐसा ही इकाई होता है, लेकिन डेसिबल नहीं है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी। ये नहीं है, नहीं है पूछ रहा तो कौन सा नहीं है? डेसिबल नहीं है, क्योंकि डेसिबल जो है वो ध्वनि का मात्रक होता है। किसका? ध्वनि का मात्रक को डेसिबल ऐसे में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आता है, एसआई सिस्टम में, एसआई प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ, मतलब फंडामेंटल यूनिट क्या है? तो हमें मालूम है फंडामेंटल यूनिट 7 होता था, जिसमें क्या क्या रहता था? लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब। तो पहला वाला जो है वो सब इसका इकाई को दर्शा रहा है, लेकिन दूसरा वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कूलम घुसा दिया। कूलम तो नहीं होता था 7 मूलभूत राशि में, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए क्या घुसा दिया? न्यूटन। न्यूटन भी नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन तो नहीं था, बल तो मूलभूत राशि में नहीं था। चौथा वाला में देखिए कुछ ना कुछ, देखिए यहाँ पर फ्लक्स को घुसा दिया, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए ये समझने वाला अच्छा क्वेश्चन है, बना करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। एक वाहन आधी दूरी v1 की चाल से और आधी दूरी v2 की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल है। तो इसको समझते हैं हम लोग अच्छा से। तो ए से बी की दूरी को वह तय कर रहा है, और मान लिया कुल दूरी है इसका x, सही, और बीच में बिंदु है C। तो यहाँ से आधी दूरी तय कर रहा है वो v1 चाल से, और आधी दूरी तय कर रहा है v2 चाल से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हम लोग को इसका औसत चाल याद करना है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। अब सोचिए, जब चाल ही अलग है तो समय भी तो अलग होगा। कुछ अलग समय लगेगा ए से सी तक पहुंचने में, और कुछ अलग समय लगेगा सी से बी तक पहुंचने में। तो मान लिया ए से सी तक पहुंचने में इसको t1 समय लगा, और सी से बी तक आधा दूरी तय करने में t2 समय लगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर हम लोग औसत चाल निकालने के लिए क्या करना है? कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? x, बहुत बढ़िया। समय, कुल समय कितना है? तो समय हो जाएगा कुल समय t1 प्लस t2, तब ना औसत चाल ज्ञात होगा। सही इतना? अब देखिए x बट्टा t1 प्लस t2, t1 का मान कितना? तो एक सूत्र को चल जाएगी, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, है ना। तो समय t1, दूरी कितना? तो आधा दूरी नहीं तय कर रहा है,
ये ए से सी का दूरी कितना हो जाएगा x/2, फिर से सी से बी का दूरी x/2, क्योंकि आधी दूरी v1 चाल से चलता है और फिर से आधी दूरी x/2 v2 चाल से चल रहा है। तो आधी दूरी हो गया x/2 और कितना की चाल से, v1 चाल से। तो t1 बराबर लिख सकते हैं x/2v1, ठीक है। और इसी तरह से आधा जो समय जो c से b तक पहुंचने में लगेगा, t2 बराबर x/2v2 ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि इधर का चाल कितना है v2। तो उसी तरह से जैसे इसके लिए मिला था इसके लिए, अब t1 और t2 के मान को रख दीजिए। तो t1 का मान कितना हो जाएगा, x/2v1 x/2v2, सही इतना। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, x तो ऊपर में है ही, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, x/2 और बच रहा है यहाँ पर 1/v1 1/v2। x काट दीजिए, 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 चल गया ऊपर बट्टा एलसीएम ले लीजिए, लसा ले लीजिए, तो v1 v2 और यहाँ पर v2 प्लस v1, सही है। अब देखिए बराबर करके औसत चाल ज्ञात हो रहा है, औसत चाल v1 v2 बट्टा में ये ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2v1 v2 बट्टा v2 प्लस v1 या फिर v1 प्लस v2, एक ही बात है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो v1 प्लस v2, तो 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2, देखना है कौन सा ऑप्शन में मिलता है। 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी वाला है ना, हल किया हम लोग, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। कैसे होगा उसको भी मैंने करके दिखाया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। हिंदी में कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा के साथ कोई भी वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दिशा का बात कर दिया, तो अब ऑप्शन में देखिए आप, तो दिशा मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन किस में शामिल होता है, क्या चाल में शामिल होता है, नहीं, क्योंकि चाल जो स्पीड है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें तो शामिल नहीं होगा। तो चाल वाला जो दो ऑप्शन है वो तो ऐसे ही घट गया, है ना, चाल वाला, क्योंकि दिशा की बात कर रहा है और चाल में तो दिशा नहीं होता है। अब मेरे पास दो ऑप्शन फिर से बच रहा है, औसत वेग और क्षणिक वेग। तो आप ध्यान से देखिए, एक निश्चित समय मतलब तुरंत में, यहाँ पर देखिए कि जैसे कोई एक उदाहरण को समझते हैं, कोई एक मोटरसाइकिल चल रहा है और किसी क्षण देखा गया तो उसका चाल दिख रहा है आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी दिख रहा है 60, कभी दिख रहा है 30। तो वो कौन सा वेग से हम लोग देख सकते हैं, तो उसका पता लगाते हैं हम लोग दिशा के साथ उसका क्षणिक वेग से, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, क्षणिक मतलब तात्क्षणिक वेग, कि उस क्षण उसका वेग क्या है, मतलब उससे उसका आपका दिशा भी पता चलना चाहिए और चाल भी पता चलना चाहिए, है ना, मतलब परिमाण भी और दिशा भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका क्षणिक वेग, क्योंकि औसत जो वेग है, औसत वेग में तो कितना से कितना चला वो चीज़ की बात होगा, पूरा दूरी तक का किस दिशा में चला ऐसा। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए क्षणिक वेग। आगे पढ़ते हैं, देखिए मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कि महत्तम परास क्या है, इसको कभी कभी परास भी कहते हैं, रेंज परास। तो इसका सूत्र होता है R बराबर u² sin 2 थीटा बट्टा g, है ना। और हम लोग को मालूम है साइन का महत्तम मान कब होता है, 90 डिग्री पर। तो sin 2 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 डिग्री बराबर 1 होना चाहिए। तो पक्का है इसका मान महत्तम 1 तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यह तो हम लोग को मालूम है, जब भी किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है और अगर उसको महत्तम दूरी तक पहुंचना है तो थीटा का मान होना चाहिए 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री। अब कैसे है करके देखिए, 90 डिग्री बराबर 2 थीटा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री बाई 2 मतलब 45 डिग्री। चलिए ऑप्शन में 45 डिग्री तो लिख दिया, 90 डिग्री वाला नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री वाला नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। अब थोड़ा हम लोग देखें तो 45 डिग्री तो ऑप्शन ए में भी दिख रहा है और 45 डिग्री ऑप्शन बी में भी दिख रहा है, तो अब कौन सा सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र को थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो R बराबर u² साइन 2 थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, तब ना ये महत्तम होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से है, बैठा दीजिए 45 डिग्री बट्टा g।
तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 गुना 45 साइन 90 डिग्री बाई जी, तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री कितना 1 बट्टा जी, तो बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये जो महत्तम है, महत्तम जो मिलेगा आर मैक्स मिलेगा उसका मान कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है अ बॉडी ट्रेवल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। एक वस्तु है, पिंड है, 2 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश 6 मीटर प्रति सेकंड के रैखिक वेग से गमन करता है। तो रैखिक वेग मतलब भी का मान दे दिया है 6 मीटर प्रति सेकंड, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब r से दर्शा सकते हैं हम लोग, 2 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को इसका कोणीय वेग ज्ञात करना है, कोणीय वेग मतलब ओमेगा ज्ञात करना है। तो एक संबंध को याद रखना है आपका, भी का मान दिया हुआ है तो ओमेगा बराबर हो जाता है भी बट्टा आर। क्या हो जाएगा? भी बट्टा आर, ये संबंध होता है क्योंकि भी बराबर होता है ओमेगा आर, याद रखना। क्या होता है? भी बराबर ओमेगा आर। रैखिक वेग और कोणीय वेग में यह संबंध होता है, याद रखिएगा। तो ओमेगा बराबर भी का मान कितना दिया हुआ है 6 और त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2, केवल भाग दे देना है। देखिए तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 3 रेडियन प्रति सेकंड, 3 रेडियन प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन? बी सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सेलरेशन यानी कि जो त्वरण है इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो सदिश राशि है, दिशा होती है इसकी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सदिश। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेन्ड इन द इक्वेशंस। एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, जैसे शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। समीकरणों में कितनी सदिश राशियां निहित हैं? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर शक्ति तो अदिश राशि है। कौन कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पर बल जो मिल रहा है, मिल करके जो बन रहा है, तो किससे बन रहा है? द्रव्यमान और त्वरण से। तो बल बन रहा है, बल ये सदिश राशि है, और वेग ये भी सदिश राशि है। हालांकि थोड़ा आप लोग सोच सकते हैं सर सदिश राशि तो त्वरण भी है। हाँ सही बात है, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। विस्थापन ये भी सदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर समीकरण में के हिसाब से अगर देखिएगा ना, समीकरण के हिसाब से कहने का मतलब कि द्रव्यमान और त्वरण गुना होकर के क्या अदिश बन रहा है कि सदिश बन रहा है? तो ये सदिश बन गया, और विस्थापन बट्टा समय करके क्या मिल रहा है? वेग मिल रहा है, ये भी सदिश है। तो सदिश कितना बन गया? 2, बल और वेग, इस तरीके से मानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए 2। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट अ सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टॉकिंग एडवांटेज ऑफ। गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। ऐसा करने में हम किसका लाभ उठा रहे हैं? देखिए कोई कपड़ा है, मान लेते हैं कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए यही, इसमें कुछ डस्ट है, धूल है, उसको हम लोग क्या करते हैं? झटका देते हैं, तो जो धूल है वो झड़ने लगता है। तो कौन सा नियम के कारण ऐसा हो जा रहा है? तो हम लोग को मालूम होना चाहिए यह न्यूटन का प्रथम गति नियम है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि जो वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है ना? जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर उसी अवस्था में रहना चाहता है तो ये तो गति में आ गया, लेकिन जो धूल है वो तो विरामावस्था में था, विरामावस्था में ही रहना चाहता है, इसके कारण वो उससे अलग हो जाता है। तो कौन सा नियम का लाभ उठा रहे हैं हम लोग? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। Why we experience recoil in a gun after firing a bullet? गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए ये बंदूक है, तो जिसको जैसे फायर किया जाता है तो संवेग में परिवर्तन होता है। समय के संरक्षण से द्रव्यमान गुना वेग होता था संवेग। गोली को बंदूक से निकलने से पहले वो तो विरामावस्था में था। जैसे ही इस पर बल आरोपित हुआ, गोली बहुत तेजी से आगे की ओर भाग गया। जब गोली बहुत तेजी से आगे की ओर भागा तो वो क्या करेगा? बैक की तरफ भी जाएगा। बैक मतलब न्यूटन के तृतीय गति नियम से
एक आगे जाएगा, क्रिया का प्रतिक्रिया होगा, तो बंदूक पीछे की ओर जाएगा। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान अधिक होता है तो पीछे क्या बहुत ज़्यादा चल जाएगा? नहीं, कम ही जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए? देखिए ऑप्शन क्या दिया है, क्योंकि गोली के पास कम रेखीय संवेग होती है, ये ऑप्शन बोल रहा है। नहीं, गोली के पास संवेग तो बहुत अधिक हो जाती है, भले द्रव्यमान इसका कम रहता है लेकिन गोली तो बहुत अधिक वेग से जाती है, तो इसका संवेग भी बढ़ ही जाता है। क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, हाँ रेखीय संवेग तो अधिक होती है। गोली के पास शून्य रेखिक संवेग होती है? नहीं, गोली तो गति कर रहा है, वेग तो है, संवेग शून्य तो नहीं हो सकता है। और ऑप्शन को देख लीजिए, चौथा ऑप्शन क्या कहता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। क्या हो जाएगा? क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है, ऑप्शन बी। तो इसके लिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि बहुत अधिक वेग से आगे बढ़ रही है तो अधिक रेखीय संवेग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एक पिंड मतलब वस्तु है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो द्रव्यमान दे दिया हम लोग को 2 किलोग्राम, हम लोग को इसका चाहिए भार बराबर क्या हो जाता है? mg। भार को अंग्रेजी में वेट कहते हैं, इसलिए w से दर्शा रहे हैं mg। तो यह 2 g का मान 9.8 गुना कर दीजिए 19.6 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसी को न्यूटन कह सकते हैं हम लोग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये, ठीक है। तो भार ज़्यादा कुछ करना नहीं था, mg गुना कर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड। चलती बस में एक यात्री है, वो बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। यह समझाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए बस में कोई बैठा हुआ है और वो अचानक से ब्रेक लगाता है तो हम लोग आगे की ओर गिरते हैं। तो ऐसा किसके कारण? न्यूटन का प्रथम गति नियम के कारण। किसके कारण? न्यूटन का प्रथम गति नियम के कारण। क्योंकि वो क्या कहता था, जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहना चाहता है, गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में रहना चाहता है। तो अगर हम लोग गति कर रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगा देता है तो हम लोग का जो सीट में जो हम लोग बैठे हैं, निचला जो भाग है वो तो विरामावस्था में रहता है, लेकिन अगला भाग आगे की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि वो अभी भी गति करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग किधर की ओर गिरते हैं? आगे की ओर, ठीक है। तो कौन सा नियम? न्यूटन का प्रथम गति नियम। अगला कहता है देखिए, कंजर्वेशन मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। कणों के बीच टकराव में संवेग संरक्षण निम्न में से समझा जा सकता है। किससे? ऊर्जा के संरक्षण से, केवल न्यूटन का पहला नियम से, केवल न्यूटन का दूसरा नियम से, कि न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम दोनों से। तो एक्चुअली जब टक्कर होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों के मध्य टक्कर हो रहा है, टक्कर होने के बाद दोनों क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई चीज़ टकराएगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन का तृतीय नियम भी लगता है, ऐसा लगता है। और उनके मध्य बल का भी आरोपित होता है, बल आरोपित होता है। एक वस्तु दूसरा से टकराता है, बल आरोपित होता है। और बल के बारे में बता रहा था न्यूटन का द्वितीय नियम, क्योंकि F बराबर संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के समानुपाती होती है, ऐसा नहीं कहता था न्यूटन का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर एक्चुअली होगा न्यूटन का दोनों, दूसरा और तीसरा नियम दोनों का पालन होता है। किसमें? कणों के बीच टकराने में जो संवेग संरक्षण होता है, इस हिसाब से। तो ये ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस। कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वह फ्लैट सरफेस पर है। फ्लैट मतलब सपाट, मान लेते हैं ये m द्रव्यमान का है, ठीक है। और फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। एक बल आरोपित किया गया इसको खिसकाने में, पैरेलल टू द सरफेस, सतह के समांतर। तो एक बल आरोपित कर दिया, मान लिए एक बल आरोपित कर दिया, P बल से मान लीजिए खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द। तो जो घर्षण बल जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, किसके समानुपाती होगा? तो हम लोग अगर आगे खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा, है ना, घर्षण बल पीछे की ओर लगेगा। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा, भार लगता है हमेशा नीचे, तो भार हो गया mg, और प्रतिक्रिया बल लगेगा एकदम सीधे ऊपर। और घर्षण का जो प्रथम नियम था, अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है, तो घर्षण का जो प्रथम नियम था वो कहता था F बराबर म्यू आर, जहाँ म्यू होता था घर्षण गुणांक, F बराबर म्यू आर, और R होता था अभिलंब प्रतिक्रिया बल, नॉर्मल रिएक्शन।
म्यू, और आर किसके बराबर हो जाता है, एम जी के, है ना। द्रव्यमान कैपिटल एम से दर्शाइए, एम से दर्शाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन को चेक कीजिए, देखिए क्या है। तो जो घर्षण बल जो एफ बोल रहा है समानुपाती होता है, तो किसके समानुपाती होता है, तो एफ समानुपाती है किसके, द्रव्यमान के। कहीं है क्या, द्रव्यमान का वर्ग नहीं होगा, वस्तु का द्रव्यमान के, हाँ ये होगा ना। और कुछ ऑप्शन दिया है क्या, व्युत्क्रमपाती, तो व्युत्क्रमपाती तो नहीं था, उसी को विलोमानुपाती लिखा है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा ना नीचे ही रखता है, इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए बढ़िया। तो F बराबर क्या आ रहा था, म्यू एम जी। तो घर्षण बल किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के, तो घर्षण बल द्रव्यमान के समानुपाती है, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि ये व्युत्क्रमपाती तो नहीं था, विलोमानुपाती भी नहीं है द्रव्यमान के, तो ये भी गलत है। और पिंड के वर्ग के विलोमानुपाती, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन, किसी भी प्रकार का टक्कर हो, टक्कर मुख्यतः दो प्रकार का होता था, प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर। कैसा, प्रत्यास्थ मतलब इलास्टिक कॉलिजन, और अप्रत्यास्थ टक्कर मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन। किसी भी प्रकार का टक्कर हो जाए, आपको याद रखना है रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है। क्या होगा, रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। क्लियर है, कैसा भी टक्कर हो रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू डैश इंटू हाइट, स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान डैश इंटू ऊंचाई। तो हम लोग को मालूम है स्थितिज ऊर्जा जो होता था उसका सूत्र होता था mgh। क्या होता था, mgh। तो g क्या होता था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्व त्वरण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्व त्वरण, डी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसी को कह रहा है। ठीक है, तो जी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्या कहता है, देखते हैं समझते हैं। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए अगर इस अक्ष में हम लोग फोर्स ले रहे हैं, इस अक्ष में हम लोग डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन ले रहे हैं, तो इसके मध्य जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा, तो ये तो आपको किसको दर्शाएगा, विस्थापन को, है ना, वही डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। और ये क्या चीज़ को दर्शाएगा, बल को। तो क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई करके, तो लंबाई गुना चौड़ाई अगर कर भी दे तो बल गुना विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन क्या चीज़ को दर्शाएगा, कार्य को, है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, इनटू होगा, तो कौन सा हो जाएगा, वर्क डन, कार्य बनेगा। बल गुना विस्थापन कार्य, तो कार्य कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में कहते हैं, क्या कहता है देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ, तो जो टॉर्क है, बल आघूर्ण है, इसको हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं, उसको अंग्रेजी में ही लिख दिया। तो टॉर्क या फिर बल आघूर्ण जो है, जो किसी वस्तु पर लग रहा है, तो किसका घूर्णी अनुरूप है, किसका घूर्णी अनुरूप, तो बल का। घुमाने वाला बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, टॉर्क कहते हैं या फिर बल आघूर्ण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बल, फोर्स। ठीक है, बल सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण जिसको कहते हैं हम लोग, आई से दर्शाते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में कहता है जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण यानी कि अल्फा के गुणनफल द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदान की जाती है। तो इसको याद रखना है, आई अल्फा बराबर होता था टाउ, है ना, टाउ बराबर आई अल्फा। टाउ मतलब क्या है, टॉर्क, या हिंदी में कहते हैं इसको बल आघूर्ण। देखिए कैसे बनता है इसको याद रख लीजिएगा। एफ बराबर क्या पढ़ते हैं हम लोग, एम है, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो घूर्णन गति में द्रव्यमान किस में बदल जाता है, जड़त्व आघूर्ण में, और घूर्णन गति में त्वरण जो है वो किस में बदल जाता है, कोणीय त्वरण में, अल्फा में। तो बल किस में बदल जाता है, बल आघूर्ण में, तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, अगर कोई वस्तु घूम रहा है अपने अक्ष के प्रति, मान लीजिए ये वस्तु है, ये घूम रहा है,
अपना कोई अक्ष के प्रति, इसके प्रति ये घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये इसका केंद्र से पास हो गया, सेंटर से, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, यदि कोई वस्तु या पिंड अपने द्रव्यमान के केंद्र से गुजरते हुए, द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास से गुजरते हुए एक अक्ष पर घूम रहा है, तो इसका कोणीय संवेग किस दिशा में होगा? तो जब भी घूर्णन गति का होता है ना, तो आपको दक्षिण हस्त पेंच नियम लगाना है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो उसमें कैसा होता है, ऐसा ना घूमता है, तो ऐसे अगर घूम रहा है, कोई चीज़ घूम रहा है, तो उसका दिशा कौन बताएगा? उसके एक्सिस के अलोंग होगा, उसके अक्ष के अनुदिश होगा, या फिर उसकी धुरी पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा। किसके अलोंग? इसी अक्ष के अनुदिश होगा। अब इसमें भी दो दिशा का बात है, अगर वो ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, अक्ष में तो होगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना। और लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमेगा ऐसे, तो अंगूठा देखिए नीचे जा रहा है, तो वो इसी अक्ष में काम करेगा, लेकिन नीचे की ओर होगा। तो ऐसा भी होता है, लेकिन होगा तो अक्ष में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो हिंदी में अगर कहा जाए तो ये टिक हो जाएगा सही, घूर्णन की धुरी पर। अगला क्वेश्चन क्या आता है? escape speed of body on the surface of a planet, यहाँ पर प्लांट कर दिया, पौधा कर दिया, लेकिन प्लानेट होना चाहिए। प्लानेट डज नॉट डिपेंड ऑन, किसी ग्रह की सतह पर वस्तु की पलायन गति निर्भर नहीं करती है। तो वस्तु की पलायन गति निर्भर नहीं करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, क्योंकि पलायन गति का जो सूत्र होता था वो होता था √2gm/r, या और एक सूत्र हम लोग निकालते थे √2gr। तो यहाँ पर देखिए, वस्तु का जो द्रव्यमान होता था उसको हम लोग स्मॉल m से दर्शाते थे, उसका तो कोई पद ही नहीं मिल रहा है। किसका पद मिल रहा है? जी, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस पर डिपेंड कर रहा है। m ग्रह का द्रव्यमान या पृथ्वी का द्रव्यमान उस पर निर्भर कर रहा है। r ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। वस्तु का द्रव्यमान से इसको कोई लेना देना नहीं रहता है ना। तो डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर नहीं करता है? क्या मास ऑफ द प्लैनेट? नहीं, मास ऑफ प्लैनेट पर तो डिपेंड करता है, तो ये नहीं होगा। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट पर भी डिपेंड कर रहा है, ये भी नहीं होगा। मास ऑफ द बॉडी, हाँ, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर भी डिपेंड करता है, कर रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, थोड़ा सूत्र याद रखिएगा, देखिएगा सूत्र से आपको घुमा करके ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं, तो थोड़ा सूत्र सबको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गुरुत्व त्वरण होता है वो क्या होता है? तो थोड़ा याद रखिएगा, पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोलाकार नहीं होता है, बल्कि ध्रुव पर थोड़ा चपटा होता है ना, कुछ इस तरीके का होता है। इसके कारण हमेशा याद रखिएगा, जब विषुवत रेखा से, इक्वेटोरियल लाइन से हम लोग अगर पोल की तरफ मूव करते हैं, किसी तरफ? पोल की तरफ। इक्वेटर से अगर पोल की तरफ मूव करते हैं तो जी का वैल्यू लगातार कम होते जाता है। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो पोल में, सॉरी, जी मतलब स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ते जाता है, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। ध्रुवों पर जी का वैल्यू सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का वैल्यू सबसे कम होता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, पृथ्वी की सतह से आप जितना ऊपर जाइएगा, ऊंचाई पर जाइएगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा। पृथ्वी की सतह से जितनी गहराई पर जाइएगा, जी का वैल्यू कम होता जाएगा। सतह पर सबसे अधिक होता है, लेकिन सतह पर भी सब जगह समान नहीं होता है। ध्रुवों पर जी का वैल्यू यानी कि गुरुत्व त्वरण का वैल्यू सबसे अधिक होगा, और विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर जी का वैल्यू सतह पर सबसे कम होता है। तो इतना याद रखना। अब क्वेश्चन का ऑप्शन क्या कहता है, इसको देखिए। ध्रुव पर अधिकतम, सही बात। भूमध्य रेखा पर अधिकतम, गलत बात। ध्रुव पर न्यूनतम, गलत। ध्रुव और भूमध्य रेखा पर दोनों पर समान, नहीं। ध्रुव पर सबसे अधिक होता है पृथ्वी की सतह पर, और विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का पलायन वेग, किसी वस्तु का पलायन वेग द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर किस प्रकार करता है? अभी जस्ट पलायन वेग का क्वेश्चन पूछा था, √2gm/r, और एक देख रहे थे v = √2gr। तो एक्चुअली
पिंड का पलायन वेग, पिंड मतलब क्या हो गया, वस्तु, वस्तु ग्रह का नहीं, वस्तु। तो वस्तु का द्रव्यमान को किसे दर्शाते हैं, एम। तो वस्तु के द्रव्यमान पर क्या निर्भर कर रहा है, नहीं। अब बोलेगा सर यहाँ तो द्रव्यमान दिख रहा है, तो वो वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, वो ग्रह का द्रव्यमान, प्लैनेट का मास है। तो यहाँ पर बॉडी का मास बोल रहा है, तो बॉडी का मास पर तो डिपेंड ही नहीं करता है। तो इसका पावर कितना होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि किसी का भी पावर 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। क्योंकि x का पावर 0 कितना हो जाता है, 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, 1 हो गया। स्क्वायर क्यूब ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही, ए वाला। आगे पढ़ते हैं, देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस आधार पर काम करता है, क्या बर्नौली का सिद्धांत पर, नहीं करता है। आर्किमिडीज, ये तो तैरने वरने की बात करता था। पॉइसली का सूत्र पर, यह भी नहीं करता है। पॉइसली का भी लॉ पर नहीं करता है, तो किस पर करता है, पास्कल के नियम पर। किस पर, पास्कल के नियम पर। यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड। विस्कस मतलब कुछ गाढ़ा चिपचिपा टाइप का लिक्विड है, उसमें कोई वस्तु गिर रहा है, कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। अंत में यह कौन से वेग को पा लेता है, तो यह पाता है टर्मिनल वेलोसिटी को। किसको पाता है, टर्मिनल वेलोसिटी को। हिंदी में कहते हैं इसको सीमांत वेग को। कौन सा वेग, सीमांत वेग। मतलब गिरते गिरते एक नियत वेग को पा लेता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को पाता है, और उसका वेग ना तो बढ़ता है ना घटता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को पा लेता है, नियत वेग को पाता है, और नियत वेग से वो धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक निरंतर वेग से के साथ नीचे गिरता है। निरंतर मतलब वही कांस्टेंट हो गया, उसी को नियत होना चाहिए था, निरंतर कर दिया, तो नियत वेग के साथ गिरता है, ये सही हो जाएगा। फॉल्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसको देखते हैं। द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। श्यान बल निर्भर नहीं करता है। तो श्यान बल या विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। विस्कोसिटी एक चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, है ना। F इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। ईटा क्या था, श्यानता गुणांक, जो कि द्रव की गुण पर निर्भर करेगा। अलग अलग द्रव का श्यानता गुणांक अलग अलग होता है। ए क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और डी वी बाई डी एक्स को हम लोग कहते थे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट उसको कहा जाता है, या हिंदी में भी कहते हैं, तो उसको कहा जाता है वेग प्रवणता, है ना। तो प्रवणता उसको कहा जाता है जब कोई भौतिक राशि दूरी या लंबाई के साथ बदलता है, तो उसको हम लोग प्रवणता कहते हैं। तो ये वेग प्रवणता कहलाता है, क्योंकि x यानी कि दूरी के साथ वो चेंज करता है। तो श्यान बल निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। किस पर नहीं करता है, किस पर नहीं करता है, तो यहाँ पर लिख रहा है वेग पर, वेग ढाल पर। तो यहाँ पर अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, तो यहाँ पर अंग्रेजी में थोड़ा ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट पर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट पर तो निर्भर करता है, नहीं करता है पूछना, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। नेचर ऑफ लिक्विड, तो नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ईटा दिख रहा है। एरिया पर, एरिया पर भी निर्भर करता है, देखिए एरिया भी दिख रहा है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वेलोसिटी पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, ये वाला, वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है ना। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करें। द वेलोसिटी अप टू विच a flow remains streamlined and above which it becomes turbulent is called। जिस वेग तक किसी द्रव का प्रवाह धारारेखित रहता है और जिसके ऊपर वह विक्षुब्ध हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है ना। तो ये ऑप्शन ए सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है, और स्टील वायर, एक स्टील का तार है जिस पर लोड किया गया है 2 किलोग्राम का वेट को। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, यदि त्रिज्या को दुगुनी कर दी जाती है, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा। हिंदी में कहता है एक स्टील का तार है जिस पर 2 किलोग्राम का भार लादा जाता है। यदि तार की त्रिज्या को कितनी कर दी गई, दोगुनी, तो उसका विस्तार, विस्तार मतलब लंबाई में वृद्धि कितनी की होगी, आधा होगा, 4 गुना होगा, 1/4 होगा, कि डबल होगा, क्या होगा ज्ञात करना है। चलिए बना करके देखते हैं इसको। इसको बनाना कैसा है उसको समझते हैं हम लोग। देखिए
इसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला का सूत्र में जाना होगा। तो इसका कहता था यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बट्टा विकृति, इसी को अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रेस कहते हैं बाई स्ट्रेन। तो प्रतिबल बल बट्टा क्षेत्रफल, तो पायर स्क्वायर, और स्ट्रेन विकृति लंबाई में परिवर्तन बट्टा वास्तविक लंबाई, इंक्रीज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो F बाई पाई आर स्क्वायर गुना L बट्टा डेल्टा L, यही हो जाएगा। हम लोग को डेल्टा L का वैल्यू चाहिए। डेल्टा L बराबर F बाई पाई आर स्क्वायर गुना L बाई वाई, इसको मान लिया समीकरण 1, ठीक है। ये वास्तविक वाला स्थिति में था जब इसकी त्रिज्या R थी। बाद में क्वेश्चन में क्या कहा, इसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है। तो अब हम लोग करके देखते हैं। तो डेल्टा L बराबर F बाई पाई आर स्क्वायर, तो R की जगह कितना दुगना कर दिया गया, इसका स्क्वायर इंटू L बाई वाई। तो डेल्टा L इक्वल्स टू F बाई पाई 4R स्क्वायर इंटू L बाई वाई। से लंबाई में कोई चेंज ऐसा नहीं हुआ, त्रिज्या दुगनी होगी। अब तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है। किसी को भी किसी से डिवाइड कर सकते हैं आप। ये डेल्टा L जो हो रहा था ना, इसको डेल्टा L डैश ले लिया, तब पता चलेगा कौन सा नया वाला है। तो नया वाला कौन सा है, डेल्टा L डैश। अब इसको करके देखिए, डेल्टा L डैश बाई डेल्टा L बराबर डेल्टा L डैश का वैल्यू दिख रहा है F बाई पाई 4R स्क्वायर इंटू L बाई वाई बाई डेल्टा L का दिख रहा है आपको F बाई पाई R स्क्वायर इंटू L बाई वाई। L बाई वाई कट गया, F बाई पाई आर स्क्वायर, F बाई पाई आर स्क्वायर कट गया। तो डेल्टा L डैश बाई डेल्टा L इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4। देखिए 1/4 में बच रहा है। तो डेल्टा L डैश इक्वल्स टू डेल्टा L को उधर भेज दीजिए, डेल्टा L बाई 4 कितना बच जा रहा है, यहाँ पर अगर लिख दिया जाए तो डेल्टा L डैश बराबर हो जा रहा है डेल्टा L बाई 4 भाग दे करके देखिएगा। तो क्या हो गया, लंबाई का 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना, 1/4 डेल्टा L बाई 4 आ जा रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज, सर्वोत्तम आदर्श कृष्णिका है। तो इसका ऑप्शन ये होगा, ब्लैक बॉडी जो होता है ना, आदर्श ब्लैक बॉडी, वो कैसा होता है उसको समझिए। इस तरीके का एक बक्सा रहता है जो अंदर से काला किया हुआ रहता है, अंदर से पूरा काला किया हुआ रहेगा, और एक छोटा सा छिद्र रहता है। यहाँ से प्रकाश विकिरण को भेजा जाता है और वो टकरा करके अंदर में ही घूमते रहता है और इसका तापमान को गर्म करता है। ठीक है, आपको मैं चित्र भी दिखा देता हूँ, इस तरीके का रहता है। देख रहे हैं आपको, यहाँ पर ब्लैक बॉडी लिखा हुआ है, कॉपर का, तांबा का एक बर्तन जैसा दिख रहा है आपको, स्फीयर है, गोला है। इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित विकिरण घुसा अंदर में ही परावर्तित होने लग रहा है, बाहर तो नहीं निकल पा रहा है। और देखिए अंदर में पूरा काला किया हुआ है, तो एक छिद्र रहता है जिससे प्रवेश करता है और अंदर में टकराते रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, होलो इनक्लोजर, एक खोखला इनक्लोजर होगा, ब्लैकेंड इनसाइड, अंदर में काला किया हुआ रहेगा, हैविंग अ स्मॉल होल, एक छोटा सा छिद्र होगा। खोखला बाड़ा मतलब कि वही गोला है जो अंदर से काला होगा और एक छोटा सा छेद होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस इज। तो किसी गैस के 1 मोल के लिए ताप T पर गैस के अणुओं का स्थानांतरीय, स्थानांतरीय मतलब सीधी जो रेखा के जो गतिज ऊर्जा होता है वो कितना होता है। तो एकदम थोड़ा रट करके रखिएगा, गैस का अणु इधर उधर सब गति करते रहता है, तो उसका जो औसत जो ताप की गतिज ऊर्जा जो आता है वो आता है 3/2 RT, जहाँ T तापमान हो गया और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक जो होता है उसको R कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, Which of the following parameters does not characterize the thermodynamic state of a matter? निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनामिक स्थिति की विशेषता नहीं है, यानी कि ऊष्मा गति की विशेषता नहीं है।
तो ऊष्मागतिकी विशेषता में जितना भी थर्मोडायनेमिक में लेते थे हम लोग 3 चीज़ को लेते थे, और समीकरण भी बनता था PV = nRT, ऐसा है ना। तो दाब होता था, आयतन होता था और तापमान लिया जाता था। तो दाब, आयतन, तापमान, दाब, आयतन, तापमान। पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ये कार्य नहीं होगा, बाकी तीनों रहता है, दाब, तापमान और आयतन रहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, हीट कैन नॉट बाई इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो ऊष्मा अपने आप कम तापमान वाले पिंड से उच्च तापमान वाले पिंड में प्रवाहित नहीं हो सकती है। सही बात है। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस वाला से क्या 100 डिग्री सेल्सियस में तापमान में अपने आप चला जाएगा, नहीं जा सकता है। तो ये कौन सा नियम ऐसा कहता था, तो ये कहता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी प्रवैगिकी कर दिया का दूसरा नियम। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे आप लोग अच्छा से। देखिए, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6। एक इंजन है जिसकी दक्षता दिया हुआ है 1/6। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड, लेकिन बाद में जब टेम्परेचर जो है सिंक का वो कम कर दिया जाता है, कितना का, यानी कि 62 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया जाता है, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड। तो इसका जो दक्षता है वो दुगना हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, तो तापमान स्रोत का तापमान क्या है उसको पूछ रहा है। देखिए, दक्षता का एक सूत्र होता था, ईटा = 1 - T2/T1। कार्नोट इंजन रहे चाहे उसमें इंजन रहे, उसका दक्षता का एक सूत्र होता है, जहाँ T2 होता है सिंक का तापमान और T1 होता है स्रोत का तापमान। याद रखना है, सिंक का तापमान और एक हो गया स्रोत का तापमान। तो हम लोग निकालते हैं इसको, है ना। देख कैसे बनेगा ये, तो दक्षता जो है 1 - T2/T1। याद रखना ये सिंक का तापमान, T1 हो गया स्रोत का तापमान। ईटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 1/6 दिया है। इंजन की दक्षता शुरू में 1/6 है, तो ईटा की जगह रख दिया 1/6, 1 - T2/T1। T2/T1 को इधर लेते हैं, 1 - 1/6, इसको हल कीजिएगा 5/6 आ जाएगा, है ना, घट करके। तो T2/T1 का वैल्यू 5/6, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन को, जब सिंक का तापमान 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है, कितना कम कर दिया गया, 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया गया। चलिए ठीक है, अब एक अगला स्थिति में चलते हैं। तो दक्षता तो वही रहेगा, तो सूत्र वही था, एक्चुअली सूत्र वही है, 1 - T2/T1। सिंक का तापमान रहता था, इसको कितना से कम कर दिया गया, 62 डिग्री सेल्सियस। तो 62 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, देख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ईटा का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ईटा फिर से चेंज हो जाता है, तो इसकी दक्षता कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, दोगुनी। तो पहले कितना था 1/6, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, तो इसका दोगुना हो जाएगा 2/6। पहले 1/6 था ना, तो अभी दोगुनी होगी जब इसका तापमान, सिंक का तापमान, ये सिंक का तापमान है 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया गया। हल करते हैं इसको, तो 1 - T2 - 62/T1, ठीक है। इसको इधर, इसको हम लोग इधर लाते हैं, तो T2 - 62/T1 इधर लेते हैं, इसको उधर लेते जाते हैं, 1 - 2/6, तो ये हो जाएगा 6 - 2/6, और ये हो गया T2/T1 - 62/T1, ऐसा है एक्चुअली 62/T1, ये ना हो जाएगा। T1 तो दोनों को बाई में था, दोनों को बट्टा में कर दिया, उसको हल कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 4/6। यहाँ पर आ गया T2/T1। T2/T1 की जगह कितना रख सकते हैं, 5/6 दिख रहा है यहाँ पर, तो ये रख दिया हम लोग 5/6 - 62/T1, सही है। अब 5/6 को हम लोग या तो 4/6 को इधर लाते हैं, देखिए 5/6 - 4/6 बराबर 62/T1। इसका लॉसा ले लीजिए,
कितना आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 62/T1, सही है। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं, तो T1 बराबर 62 × 6, तो इसको जब गुना कीजिएगा 372 आ जाएगा। कितना आ गया 372। अब ये तो है 372 केल्विन में, अब इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 372 माइनस 273 से घटा दीजिए, तो आ जाएगा घट करके 99 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 99 डिग्री सेल्सियस। देखिए है कि नहीं ऑप्शन में, तो 99 डिग्री सेल्सियस, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, है ना। कैसे बनाए समझ में आया, वो सूत्र को केवल याद रखना है आपको, आसानी से बन जाएगा। अगला क्या आता है, गैसों के गति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा। देखिए परम शून्य ताप ऐसा ताप होता था, जैसे देखिए कमरे के ताप पर क्या होता है, गैस का अणु इधर उधर गति करने लगता है, यादृच्छिक गति करता है। परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन ताप पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर यह गति ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, यानी कि आणविक गति गैसों की रुक जाती है। क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला, इन गैसेज अ साउंड वेव इज, तो गैसों में, गैसेज जैसे वायु, यहां पर वायु है, तो वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग ऐसे भी अनुदैर्ध्य होती है, और प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तो यह हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए, इफ अ वेव कंप्लीट्स 20 वाइब्रेशंस, 20 कंपन पूरा कर रहा है 2.5 सेकंड में, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। यदि कोई तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूर्ण करता है तो इसकी आवृत्ति है। तो यहां पर याद रखना है 2.5 सेकंड में 20 कंपन, तो 2.5 सेकंड में 20 कंपन या 20 वाइब्रेशन, तो हम लोग को ज्ञात करना 1 सेकंड में, क्योंकि आवृत्ति का परिभाषा होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है इकाई समय में पूर्ण की गई कंपन की संख्या या दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो इकाई सेकंड मतलब 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 20/2.5, है ना जी। काट दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा, 2.5 दूना 5, 5 चौके 8, मतलब कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 8। तो 8 हर्ट्ज, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तो ये 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिर से वैसे ही आवृत्ति को निकालने कह दिया है। तो एक पेंडुलम है जो 78 बार दोलन करता है, कितना में, 1 मिनट में। 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है, 78 बार ऐसे ऐसे दोलन कर रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड में 78 बार। तो कुछ नहीं, हम लोग को ज्ञात करना है 1 सेकंड में कितना होगा, वही तो आवृत्ति होगा। तो 1 सेकंड में, तो 78/60 भाग दे दीजिए इसको, 6 से भी काट सकते हैं हमको लगता है, 6 10 60, 6 1 6 6 3 18, भाग दे दीजिए 1.3 हर्ट्ज। तो कितना हो जाएगा 1.3 हर्ट्ज। ये ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एसएचएम, यानी कि सरल आवर्त गति के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है, तो ग्रेविटी आवश्यक नहीं है। क्या चीज़, ग्रेविटी का होना नहीं होना चलेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है सरल आवर्त गति में जो दोलन का पेंडुलम का जो गति है उसमें गुरुत्वाकर्षण जरूरी है, लेकिन उसको छोड़ करके जैसे बॉक्स से स्प्रिंग से पकड़ करके खींच दिया, वहाँ जो गति कर रहा है माध्य स्थिति के इधर उधर, मेन पोजीशन के इधर उधर, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण का कोई रोल नहीं होता है। हाँ, लेकिन क्या क्या होना चाहिए, पुनर्स्थापन बल तो होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, इनर्शिया भी होना चाहिए। इनर्शिया के कारण ही वो उसे माध्य स्थिति की ओर लाना चाहता है, मतलब जैसा था वैसे रहना चाहता है। और मेटेरियल के मीडियम पर भी, माध्यम पर भी निर्भर करेगा, स्प्रिंग पर भी निर्भर करेगा कि कैसा स्प्रिंग है, कैसा माध्यम में गति कर रहा है, कंपन कर रहा है, इस पर भी। लेकिन किस पर वो निर्भर नहीं करेगा, तो ग्रेविटी पर। जरूरी नहीं कि ग्रेविटी पर निर्भर ही करें। तो ऑप्शन सही है, आवश्यक नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। हिंदी में कहता है एसएचएम क्रियान्वित करने वाले कण पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है। तो कैसे करता है? प्रत्यानयन बल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। याद रखना है एसएचएम के लिए रिस्टोरिंग फोर्स का सूत्र होता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, है ना, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, क्योंकि प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा विस्थापन के क्या होती है? विपरीत होती है। ऐसे इसको अगर समझना है तो ऐसे हो गया वस्तु, इसको पकड़ करके मान लीजिए ये इसका माध्य स्थिति है, इसे पकड़ करके जैसे खिसका दिया, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, x दूरी तक खिसका दिया, तो ये वापस किधर आना चाहेगा? माध्य स्थिति की तरफ। जितना ज़्यादा खींचेंगे प्रत्यानयन बल उतना ज़्यादा बनेगा, उतना अंदर की ओर लेने जाना चाहता है। तो खींच रहे हम लोग बाहर, प्रत्यानयन बल लग रहा है अंदर, तो दोनों को दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो प्रत्यानयन बल जो है वो विस्थापन के क्या है? समानुपाती है, क्योंकि F किसके समानुपाती है? x के। जितना ज़्यादा आप खींचिएगा प्रत्यानयन बल उतना ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिस्टोरिंग फोर्स किसके? डिस्प्लेसमेंट के, जितना ज़्यादा विस्थापित होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, विस्थापन के सीधे आनुपातिक यानी कि समानुपाती, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग मॉडल सेट 1 जो 2023 में जो जारी किया गया है आपके लिए क्लास 11th के छात्रों के लिए, उसको हम लोग पूर्ण व्याख्या सहित हम लोग समझे हैं। ऐसा ही और भी सेट जारी होगा, हम लोग जरूर से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चलिए, देखने के लिए थैंक यू।